गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अब ये जो हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है हम लोग का। तो इस पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन आते हैं हमने बता दिया है कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर रीजनिंग टाइप के होते हैं या स्ट्रक्चर बेस होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पूरे चैप्टर को चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा पार्ट होगा जो कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का होगा। दूसरा जो हमारा होगा वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जो तीसरा क्वेश्चन हमारा होता है वो प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आई बात समझे? तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं जनरल प्रॉपर्टी सारे फैमिली का एक साथ पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमें जो फैमिली पढ़नी है पी ब्लॉक में, वो हमने पहले दिन बताया था कि 15 से लेकर के हमें 18 तक पढ़ना है। लेकिन अभी हम जो जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली वाइज ना डिस्कस करके पूरी फैमिली के लिए एक साथ कॉमन पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारा जो ये पी ब्लॉक का जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो हमारा जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, जिसमें हम जनरल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिससे कि रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा ये होता है कि कोई भी कंपाउंड किसी पर्टिकुलर ग्रुप में बनता है, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। तो इसी तरह से बाकी के ग्रुप में भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और जो तीसरा हमारा होता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में कोई चीज का प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि प्रिपरेशन को अभी शायद हटाया गया है, तो भी हम प्रिपरेशन के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी पढ़ते चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे उस क्वेश्चन को सब लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन बीच बीच में देते चले, तो उसको सबको नोट करते रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी आयोनाइजेशन इंथैल्पी में हमने कुछ बताया था क्या? हाँ, चलो अच्छा, फिर से हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और आज इसी पे सारा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है ये सभी लोग जानते हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी न्यूट्रल को आयन के रूप में कन्वर्ट करना है। न्यूट्रल को आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीके तो दो हैं, लेकिन वो टर्म चेंज हो जाता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला और आयनाइजेशन किया तो ये हमारा प्योरली आयनाइजेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करके भी आयनाइजेशन कर सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के रूप में पढ़ा जाएगा। आयोनाइजेशन अगर प्योरली देखा जाए तो क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड नोट करते चलना सब कोई। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from isolated from the valence shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, is known as is known as
आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये 11th में था, ये हम लोग 11th में पढ़े थे। और इट इज डिनोटेड बाय, बाई, कहीं पे आई ई से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे जो है कि डेल्टा एच आई के रूप में दिखाते हैं, तो जैसा बुक में दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखना है कि इसका ट्रेंड क्या है, ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जानेंगे। तो अगर हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन पूछा जाए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कोई बताएगा? कोई इसमें से हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताएगा क्या? कोई, किसी को ध्यान आ रहा है? बोलो, किसी को ध्यान आ रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? एकदम सिंपल है भाई। अगर कोई एटम है, ये मान लो ये कोई एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आई 1 हो गई। इसी एटम से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे B2+ हो गया, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। ये इसकी थर्ड, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ठीक है। इसकी क्या हो गई? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। और इसके बाद अगर हम इसी एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, तो यहाँ पे हमारा जो है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर और निकालना है, तो हमारा ये हो जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द, अब देखो एक क्वेश्चन शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लोगे। अब ये पिछले में हम लोग एटॉमिक रेडियाई में भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, मगर हमने वहां क्वेश्चन बोला नहीं था, ऐसे ही डिस्कस कर लिया था। अब से हम क्वेश्चन नंबर भी बोलते जाएंगे और उस क्वेश्चन को नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा सबने, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लॉबी में 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करते रहे, टाइम से क्लास में आने की कोशिश करें। अटेंडेंस शॉर्ट होगी, हमारा दोस्त नहीं होगा। चलो, ये नोट कर लिया सबने, हो गया होगा ये। चलो, तो हम इसमें अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं? पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन enthalpies of a of an element, ठीक है।
किसी भी एक एलिमेंट के लिए उसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयरेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कितना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेस टू हाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 1 है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज will be क्या होगा, IE1 is less than IE2 then IE3, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है कि why does second ionization enthalpy IE is more than IE more than I1 IE1 and third IE more than IE2, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ग्रामर पे मत जाना। क्वेश्चन में एक आ जा रहा है कि क्यों जो है कि सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा होती है और थर्ड जो है सेकेंड से ज्यादा होती है, यानी ये ऑर्डर क्यों ऐसा आता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन क्या देख रहे थे कि हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्यों सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा होती है आयनेशन एंथैल्पी और ये जो थर्ड है वो सेकेंड से ज्यादा क्यों होती है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें किसी को आंसर समझ में आया, जिसको आंसर समझ में आया वो बताए, ठीक है, जिसको आंसर समझ में आ गया वो बताए। ठीक है, नहीं समझ आया तो अब हम बताएंगे। देखो हम ये बता रहे थे कि जब जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम के लिए Na, अभी हमारा आंसर शुरू नहीं हुआ है, ऊपर का आंसर सबने नोट कर लिया होगा, ऊपर का आंसर सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम के लिए, अब इसके फर्स्ट यहाँ पे है 281, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 8, एक तो ये हो गया कंप्लीट, तो हमें कंप्लीट से केवल मतलब नहीं है, ये चार्ज से मतलब है, ये चार्ज के आने से क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। अब अगर ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में पहले तो देखो +2 चार्ज आएगा नहीं, हमने एक एग्जांपल लिया है
+2 चार्ज जल्दी सोडियम के ऊपर आएगा नहीं, +3 चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि बहुत स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये मान ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो IE1 है वो लेस देन हो जाएगा IE2। यहाँ पे दो रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो कंप्लीट ऑक्टेट है और दूसरा यहाँ पे चार्ज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जितना पहुंचता जाएगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी। आई बात समझे? सेल छोटी हो गई है, पहले 3 सेल थी अब 2 सेल हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके अंदर से और हम न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लो इन केस यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, पॉसिबल नहीं है, अगर निकाला गया सपोज, ये कंडीशन मान के मत चलना कि यही पे होता ही है, ठीक है? तो ऐसे केस में जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो और भी ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी सेकंड से, ठीक है? तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो ऑर्डर हमें मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम जितना न्यूक्लियस के पास जाते हैं उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये सबको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको नोट कर लिया है, इसका आंसर हम लिख देते हैं, बस एक लाइन बस लिख देंगे यहाँ पे, नीचे दिख रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज as we eliminate electron one by one, then nuclear charge increases and size of atom decreases and ionization enthalpy increases. Ionization enthalpy increases, ठीक है? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, साइज छोटी होती जाती है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग ट्रेंड पे आते हैं, ट्रेंड पे आते हैं मतलब कि ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ठीक है? तो इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अभी हमारा अभी आयनाइजेशन से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आयनाइजेशन से अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले पीरियड में जाते हैं, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड और ग्रुप में क्या इसका ट्रेंड है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो
अगर हम पहले बात करते हैं ए लेते हैं पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in any period ionization enthalpy increases, ठीक है, ionization enthalpy increases, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, रीजन्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम रीजन की बात करें तो पहला रीजन हमारा एकदम सिंपल रीजन है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। दूसरा रीजन क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये तो हमारे दो मेन रीजन हो गए। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा कोई बताएगा कि तीसरा रीजन क्या हो सकता है, कोई कोई जग रहा है तो बताए यहाँ पे है कि ऐसा क्या रीजन, थर्ड क्या रीजन हो सकता है। एक तो एटॉमिक साइज डिक्रीज किया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, तीसरा रीजन ये होता है कि हम नियर अबाउट टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरे करने के पास पहुंचते जाते हैं, ठीक है, गोइंग टू अटेन अटेन कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके एक एक कम होती जाती है, ठीक है, और उस कंडीशन में जैसे ऑक्टेट पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तीन रीजन हमारे मेन हो गए जो है कि पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बढ़ने के, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अभी इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है सेकेंड पीरियड से, हो गया हो तो हम आगे बढ़े, चलिए इसको इरेज करते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकेंड पीरियड में हम क्या देखते हैं, सेकेंड पीरियड अगर हम लेते हैं, सेकेंड पीरियड, ठीक है, हमारा लिथियम आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, बोरान से सॉरी बेरिलियम से, बोरान, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन, और यहाँ पे नियॉन। कुछ गड़बड़ है क्या, हमने जो ये ऑर्डर लिखा है पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी है।
इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई बताएगा? कहीं कुछ गड़बड़ है? अगर गड़बड़ नहीं है तो क्यों नहीं है, और गड़बड़ है तो क्यों है? क्या गड़बड़ है सुरभि? उसको बोलो, सुरभि क्या गड़बड़ है यहाँ पे? अनम्यूट करके बोलो कि क्या गड़बड़ है। तब वो ओ और एन का एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो पीरियड में बाद में, वो पहले है, यही ना? नहीं नहीं, उसका सब वो ऐसे? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। और कोई गड़बड़ तो नहीं है? और कोई गड़बड़ नहीं है? अब यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर सही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर सही लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ गए हैं। क्वेश्चन सबके पास ये नोट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन कर लें, तो एक एक जो क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं उसको नोट करते चलोगे। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं होगा। ये क्यों हुआ, इसका रीजन हम क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहे हैं। कि क्वेश्चन है, वाई डू वाई डज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक? कौन है ये, बोलो भाई, बोलो, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। मीटिंग फिर 5 मिनट में जाने वाली है, मेरे पास 5 मिनट टाइम बचा हुआ है। बोलो, कोई था तो उसको जल्दी से बोलो। कोई नहीं था? कौन किस पीरियड का नहीं है? सब तो एक ही पीरियड के हैं, हैं? सब एक ही पीरियड के हैं सब, कोई अलग पीरियड का नहीं है। 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, क्यों ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो इसके लिए हमें जल्दी जल्दी आंसर देखना होगा, क्योंकि फिर मीटिंग चली जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का हम बनाएंगे, तो ये आएगा 1s2, 2s2 और 2p3। और यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर हम बनाएंगे तो 1s2, 2s2 और 2p4। यहाँ पे हम नाइट्रोजन के ऑर्बिटल की अगर बात करें, p ऑर्बिटल की, 2p ऑर्बिटल की, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर हम ऑक्सीजन के ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे जो है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। अगर पूरे भरे हैं और पूरी तरह से आधा भरा हुआ है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है और कंप्लीटली फुल फील्ड है, तो उस कंडीशन में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो स्ट्रांग होती, ज्यादा होती है। अब यहां से क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसका पी जो है कि कंप्लीटली हाफ फील्ड है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज्यादा है। तो क्या आंसर होगा, ड्यू टू हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी लिख दे रहे हैं, ऑफ नाइट्रोजन इन पी सबसेल, पी सबसेल, ठीक है। ये किसके कारण है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण, ठीक है, और इस वजह से ये स्टेबल है, ठीक है। आई बात समझे?
तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। क्यों? अब ये ऑर्डर समझ में आ गया, ये ऑर्डर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ गया, अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर स्टेबल हो जाएगी फर्स्ट से, ठीक है। तो इस वजह से ये अनस्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन ये जल्दी यूज करना चाहेगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है इससे। तो आज इतना ही, हम लोगों ने ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन देख लिए। वैसे अभी ग्रुप का डिस्कशन बचा हुआ है और उससे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मीटिंग अब 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और कल हम इसके आगे यहाँ पे देखेंगे